बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। इसमें 3 स्पीशीज़ दी हुई हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। पहला स्पीशीज़ है H2+, ये पॉजिटिव आयन है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में आपको पता है एक एक एटम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाता है, जिसको हम H2 बोलते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। अब चूंकि उसमें प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर? एक इलेक्ट्रॉन। दूसरी स्पीशीज़ है H2, इसमें हमें मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तीसरी स्पीशीज़ है O2+, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16, क्योंकि दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया है। तो 16 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 15 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो O2+ में 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें वो पूछ रहा है कि अगर n की वैल्यू 3 है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो l की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी? तो आपको पता है एल की वैल्यूज़ क्या होती है जब n इक्वल टू 3 होता है? तो 2 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 हो सकती है। 3 कभी नहीं होगी, क्योंकि वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम से स्टार्ट होती है हमेशा। तो जब l इज इक्वल टू 2 है, इसका क्या मतलब है? कौन से ऑर्बिट्स हैं ये है d ऑर्बिटल। और जब l की वैल्यू 1 है तो ये p ऑर्बिटल हैं। और जब l की वैल्यू 0 है तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है। तो जब l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? m की वैल्यू हो सकती है 2l+1। इस फॉर्मूला में पुट करो तो देखो 2 × 2+1 इज इक्वल टू 5, मतलब m के 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं। आपको पता है ना d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये वही नंबर आया है ना। अब l की वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो ये किसकी बात हो रही है? p ऑर्बिटल्स की। तो ml क्या क्या हो जाएगा? 2l+1 इज इक्वल टू 2 × 1+1, इसका मतलब 3। p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। ओके, तो ml की वैल्यू 3 हो सकती है। फिर अगर l की वैल्यू 0 है तब ml की वैल्यू 1 होगी। जब आप पुट करोगे ना तो m की वैल्यू 1 क्यों आई है? क्योंकि s ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है ना। तो इस तरह से 28 सम जो है वो पूरा हुआ। 29 सम में वो पूछ रहा है, इसी के 2 पार्ट और हैं अभी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में है तो बोल रहा है कि l की और m की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। ये तो सेम ही क्वेश्चन है। अगर 3d में है तो इसका मतलब जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 2, है ना, क्योंकि ये d बता रखा है ना उसने। d के लिए हमें मालूम है l की वैल्यू 2 होती है। और जब l की वैल्यू 2 होती है तो m की वैल्यू 2l+1 के फॉर्मूला में रखोगे तो ये वैल्यू हो सकती है 2, 1, 0, -1 और -2। तो ये इसका आंसर है ना। m की 5 वैल्यूज़ हो सकती हैं, d के 5 ऑर्बिटल होते हैं ना। अब थर्ड पार्ट में वो पूछ रहा है कि कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं हैं। तो बच्चों 1p और 3f पॉसिबल हो सकते हैं क्या? ये कभी देखें आपने 1p और 3f? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमेशा जो L है वो N से एक कम होता है। तो जब N 0 तो हो नहीं सकता, 1p होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, है ना। 1p और 3f ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। 29th क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है तो ये किस ऑर्बिट की बात हो रही है? ये हो रही है 1s की, है ना। ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n। तो ये तो आप इसमें तो कुछ पहचानना है ही नहीं, सिर्फ l की वैल्यू 0 होगी तो उसका मतलब s ऑर्बिटल की बात हो रही है। जब n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है, मतलब कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है? 3p की। और n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 2 है तो 4d की। और n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 3 है तो 4f की। तो बड़ा सिंपल सा सम था। 30th सम में इन्होंने कहा है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। जब n इज इक्वल टू 0, बच्चों ये पहला पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू कभी 0 होती ही नहीं है। तो फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है। सेकंड में n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, एम एल इज इक्वल टू 0 और एम एस इज इक्वल टू -12 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। किसकी, कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है? ये देखो n का 1 और l का 0, ये 1s की बात हो रही है ना, 1s ऑर्बिटल की। थर्ड वाला देखो, n इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 1, ये पॉसिबल नहीं है। l हमेशा n से एक कम होना चाहिए। l की वैल्यू जब n 1 है तो l 1 नहीं हो सकता है। फिर देखो n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 हो सकता है।
एम एल इजिकल टू 0 और एम एस इजिकल टू माइनस, बिल्कुल पॉसिबल है। कौन सा, किसकी बात हो रही है ये बात हो रही है 2p की, है ना। फिर n इजिकल टू 3, l इजिकल टू 3 और एम एल इजिकल टू -3, पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। l की वैल्यू कभी n की वैल्यू के बराबर नहीं हो सकती, हमेशा उससे एक कम से स्टार्ट होती है, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर है n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 1, बिल्कुल हो सकता है। एम एल 0 है और एम एस जो है वो +½ है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये किस किस ऑर्बिटल की बात हो रही है, ये हो रही है 3p की। l इजिकल टू 1p के लिए होता है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो ये पॉसिबल है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। जब n की वैल्यू 4 हो और ms जो हो वो -½ हो, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं नंबर में। तो नंबर को पता करने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर। n में आप जो है रख दो शेल का नंबर जो भी है, ये 4th शेल है, तो इसमें जब पुट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 32, है ना। 4th पीरियड में पता है ना आपको 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 32 एलिमेंट्स होते हैं, और ये 32 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं उस 4th शेल में। लेकिन इसमें एक कंडीशन और रख दी कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो -½ वाले इलेक्ट्रॉन गिनने, सिर्फ +½ वाले नहीं गिनने, है ना। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक का स्पिन होता है -½ तो दूसरे का स्पिन होता है +½ तो 32 का हाफ जो होगा वो -½ वाला होगा और 32 के हाफ जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो +½ वाले होंगे। तो हमारा आंसर है 16 इलेक्ट्रॉन्स। आ गया समझ में। दूसरा इसका बी पार्ट है कि अगर n इजिकल टू 3 है और l इजिकल टू 0 है तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बच्चों ये कौन से शेल की बात हो रही है, देखो कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है। n जो है वो 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l 0 ये 3s की बात हो रही है। तो 3s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। तो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमने पता लगा लिया। 28 सम हम कर चुके हैं पहले ही। अब 31 ये 31 ही था, 32nd। हाँ 32nd बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि show that the circumference of the Bohr orbit for the hydrogen atom is an integral multiple of the de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit। तो बच्चों इसके लिए आपको थ्योरी पता होना ज़रूरी है। वो कह रहा है कि जो सर्कमफेरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है उसके वेवलेंथ का। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो? हाँ, ये इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है उसका वेवलेंथ का। मतलब इसमें डी ब्रॉय ने क्या हाइपोथेसिस दिया था, उसने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव फॉर्म में है। वेव फॉर्म में है मतलब उसकी एक वेवलेंथ होती है, और जब उसकी एक वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, तो जो उसकी वेवलेंथ है वो पूरी सर्कमफेरेंस को, जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है ना, वो पूरा कवर करता है उसको, सर्कमफेरेंस को। तो क्या होना चाहिए बच्चों, जब दूसरा ऑर्बिट होगा तो जो वेवलेंथ है उसको पहली वाली वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो एक दूसरे को काटेंगे, और ऐसा एक इलेक्ट्रॉन का वेव जो है वो अपने आप को इस तरह से काट नहीं सकता है ना। तो ये इसीलिए जो हम बोर का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन को स्टैंडिंग वेव फॉर्म में बताया गया है, और वो जो है कंटिन्यूसली उसकी सर्कमफेरेंस जो है ना स्टेशनरी ऑर्बिट की, उसको बिल्कुल उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे इसको हम बोल सकते हैं 2πr इजिकल टू एन लेमडा, है ना, यही बोला ना उन्होंने, डी ब्रॉय ने। तो 2πr इजिकल टू NH अपॉन MV रख सकते हैं हम इस तरह से लेमडा की वैल्यू। तो MVr इजिकल टू NH अपॉन 2π, ऐसा आपने पढ़ा है ना। ये बोर का हाइपोथेसिस था कि उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट सकते हैं जिनमें जो कि NH, जिनकी वैल्यू जो होती है वो NH अपॉन 2π होती है। एंगुलर मोमेंटम है ना, MVr क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो ये बिल्कुल सही है कि जो वेवलेंथ है वो एक इलेक्ट्रॉन की, वो उसकी सर्कमफेरेंस की इंटीग्रल मल्टीपल होती है। इस तरह से वेव फॉर्म में है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33rd। What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of He plus spectrum। अब ये जो He plus spectrum है वो भी क्या है,
He+ भी कैसी स्पीशीज है, बिल्कुल हाइड्रोजन लायक, क्योंकि He+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, He में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो He+ में कितने होंगे, 1, तो बिल्कुल हाइड्रोजन जैसी ही स्पीशीज है H। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों कि इसमें उसका जेड की जगह जो है, मतलब एटॉमिक नंबर उसका 2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और He का एटॉमिक नंबर 2 है। तो जब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे जेड की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होके वो 4 हो जाएगा। तो हमको कौन सा ऑर्बिटल लेने हैं, कौन से ऑर्बिटल से ट्रांजिशन हो रहे हैं, N1 जो है 2 है और N2 जो है वो 4 है ना, बाल्मर सीरीज है ना, टू ऑर्बिटल में जंप करके आ रहा है इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिटल से। तो N1 की जगह रखोगे 2 का स्क्वायर और N2 की जगह रखोगे 4 का स्क्वायर। तो जब आप वैल्यूज पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वेवलेंथ निकल के आएगी वो निकल के आएगी 3/4। देख रहे हो इस तरह से। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाइड्रोजन में कब इस तरह का ट्रांजिशन होगा, जब सेम वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो इमिट होंगी, जैसे जितनी कि हीलियम के प्लस एटम के अंदर इमिट हो रही हैं, जब वो 4 से 2 में आ रहा है। तो हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं। अब हाइड्रोजन में भी सेम फार्मूला रखेंगे लेकिन जेड की जगह 1 हो जाएगा। तो हम जब इसको सेम करके देखते हैं कि 3/4 इजिकल टू कब बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन में, किस ट्रांजिशन में ये बराबर हो जाएगी वैल्यू 3/4 आएगी, तो आप देखोगे कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में आता है फ्रॉम द सेकेंड ऑर्बिटल, तो सेकेंड ऑर्बिट, तो क्या होता है उसकी वैल्यू 3/4 आती है, यानी कि दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है। कब बराबर होती है दोनों की वेवलेंथ, जब हीलियम प्लस में सेकंड में आता है 4th से और हाइड्रोजन में आता है फर्स्ट ऑर्बिटल में, कहाँ से, सेकंड ऑर्बिट से। ठीक है बच्चों। तो N1 जो है वो 1 है और N2 क्या है, 2। ये दोनों जो वेवलेंथ है, दोनों केसेस में वेवलेंथ जो होंगी, जो इमिटेड वेवलेंथ होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी। समझ में आ रहा है ना आपको क्यों वेवलेंथ इमिट कर रहे हैं वो, क्योंकि वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहे हैं, तो इस प्रोसेस में एनर्जी इमिट करते हैं, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस He+ गैशियस स्टेट से बदल रहा है He2+ गैशियस स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब हीलियम के प्लस आयंस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और वो He2+ में बदल रहा है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है उसने, है ना। आप जानते हो ना आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो उसको हम इस फॉर्मूले से देते हैं, हाइड्रोजन में इस फॉर्मूले से देते हैं। ये क्या है, जेड का स्क्वायर, En इजिकल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। अब जब वो हीलियम होगा तब उसमें क्या होगा, शेल तो वो एक ही है क्योंकि वो एस में से ही निकल रहा है, नंबर 1 ही है, लेकिन z की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और जब 2 का स्क्वायर आएगा तो आपको इस वैल्यू को 2.18 इंटू 10⁻⁻18 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू निकल के आएगी। देखो ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, क्यों बच्चों, क्योंकि आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी है, निकल नहीं रही है, एनर्जी प्रोवाइड करनी है ताकि आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सको। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। अब है क्वेश्चन नंबर 35। इफ़ द डायमीटर ऑफ अ कार्बन एटम इज, बहुत सीधा क्वेश्चन है, 0.15 नैनोमीटर, तो आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता लगाने हैं जो कि विच कैन बी प्लेस्ड साइड बाय साइड इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस लेंथ ऑफ स्केल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ दी हुई है बेटा 20 सेंटीमीटर, उसको आप नैनोमीटर में चेंज कर लो। तो जब चेंज करोगे 20 सेंटीमीटर को तो 20 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर या 2 इंटू 10⁻8 नैनोमीटर, एक ही बात है। डायमीटर दिया हुआ है 0.15 नैनोमीटर, हमने दोनों को नैनोमीटर में चेंज कर लिया। तो कितने कार्बन एटम प्लेस कर सकते हैं, टोटल लेंथ अपॉन डायमीटर ऑफ 1 एटम। तो टोटल लेंथ कितनी है, 2 इंटू 10⁻8 नैनोमीटर और डायमीटर 0.15 नैनोमीटर। तो जब नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, जब आप डिवाइड करोगे तो आपको नंबर निकल के आएगा 1.33 इंटू 10⁻9 एटम्स। ठीक है, 1.33 इंटू 10⁻9 कार्बन के एटम्स आप अरेंज कर सकते हो। बहुत सिंपल हैं ये क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन में लेंथ दी हुई टोटल 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ ईच एटम का, आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो वही आप क्या करोगे, टोटल लेंथ में, इसमें तो चेंज भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। टोटल लेंथ में आप क्या करिए, नंबर ऑफ एटम्स का डिवाइड करो तो आपको
क्या निकल के आएगा, डायमीटर, है ना। लेकिन हमको इसमें रेडियस पूछी है, तो रेडियस हम निकाल लेंगे, जितना डायमीटर आया उसमें 2 का डिवाइड कर दो, आपको रेडियस आ जाएगी 6 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर या 0.06 नैनोमीटर। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट 37th क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिया हुआ है 2.6 एंगस्ट्रॉम, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.3 एंगस्ट्रॉम। उसको मीटर में चेंज कर लो, मीटर आपको पता है ना, और मीटर को पिकोमीटर में, तो इस तरह से वो पिकोमीटर में चेंज कर ली। अब हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। लेंथ कितनी दी हुई है 1.6 सेंटीमीटर, तो 1.6 सेंटीमीटर अपॉन 1.6 × 10⁻10 पिकोमीटर अपॉन 260 पिकोमीटर इज इक्वल टू 6.154 × 10⁻7। ये क्या है, नंबर निकल के आया है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। 37 क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर इफ द जिंक एटम्स आर अरेंज साइड बाय साइड लेंथ वाइज। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ये भी। तो पहले आपने रेडियस निकाल ली, रेडियस निकालने के बाद आप क्या करोगे, उसको डिवाइड तो डायमीटर से ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरा एटम में तो डायमीटर ही काउंट होगा। तो क्या करना है आपने, टोटल लेंथ में डायमीटर का डिवाइड कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ जिंक एटम्स आ जाएंगे। तो वेरी सिंपल सम दिस इज। नाउ 38th क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि एक पार्टिकल है जिस पे टोटल चार्ज है 2.5 × 10⁻⁻16 कूलम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। टोटल चार्ज है इतना और एक इलेक्ट्रॉन पे होता है इतना चार्ज, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा 1560। ये बच्चों छोटी क्लास के सवाल हैं ऐसा लग रहा है। 39th क्वेश्चन में भी उसने क्या किया है, ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर आपको टोटल चार्ज दिया है, तो टोटल चार्ज में आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह से आप डिवाइड करो, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 39 तक कंप्लीट होते हैं।